नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज विशेष में एक ऐसे शख्स को याद करेंगे जो न केवल हमारे लिए एक इतिहास का पन्ना है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करने वाला नाम भी है। एक ऐसा नाम जो अपने काम से जाना गया। आज हम बात करेंगे उस महान शख्स की जिसने संविधान निर्माण में अगुवाई की और दलित अधिकारों की अलख जगाई। जी हाँ, हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक वकील, समाज सुधारक, लेखक और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीय लोकतंत्र के विकास पर अंबेडकर का प्रभाव बेजोड़ रहा है। आज जब हम संविधान की बात करते हैं तो अंबेडकर का नाम खुद ब खुद इसके साथ आ जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। हाई स्कूल पास करने से पहले ही अंबेडकर की शादी हो गई थी। साल 1905 में 14 वर्ष की आयु में डॉक्टर अंबेडकर की शादी 9 वर्ष की रमाबाई से हुई थी। अंबेडकर अपने ज़माने में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एलिफिंस्टन कॉलेज से बीए की पढ़ाई की। बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए करके फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया। बचपन से ही अपनी जाति के कारण अंबेडकर को भेदभाव का शिकार होना पड़ा। 1901 में जब वो अपने पिता से मिलने सतारा गए तो स्टेशन से बैलगाड़ी वाले ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। 1945 में वायसराय के काउंसिल के सदस्य के रूप में जब अंबेडकर ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर गए तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उनके पास एक सुंदर नज़रिया था और उन्होंने संविधान के हर भाग को अंतिम रूप देने में अपना योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर 1950 के दशक में बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। इस दौरान उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थीं। भारत के दलित समुदाय के नायक के तौर पर विद्रोही छवि होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने सबके हितों का ध्यान रखा। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की उनकी मांग संविधान सभा ने खारिज कर दी। बुनियादी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की उनकी मांग भी खारिज हुई। साथ ही संविधान के उद्देश्यों में समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो अंबेडकर ने कहा कि मैं जानता हूं कि आज हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बटे हुए हैं। हम लड़ते हुए खेमों का समूह हैं। मैं यहाँ तक स्वीकार करता हूँ कि शायद मैं भी ऐसे ही खेमों के नेताओं में से एक हूँ। 6 दिसंबर 1956 को 63 साल की उम्र में अंबेडकर के निधन के थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा ध्यान किसी और ने नहीं दिया और नहीं किसी और ने उतनी परेशानी उठाई। अंबेडकर और नेहरू और गांधी के विचारों में काफ़ी असमानता रही, लेकिन फिर भी सभी ने साथ मिलकर काम किया। आज हम डॉक्टर अंबेडकर की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर नज़र डालेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष एक था अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वो अपने माता पिता के 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालाजी सकपाल थे। वो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहब के पिता संत कबीर के अनुयायी थे और बेहद ज्ञानी माने जाते थे। भीमराव जब 6 वर्ष के थे तब उनकी सिर से माँ का साया उठ गया। भीमराव का प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और यही संघर्ष उनके व्यक्तित्व को आकार देने में मददगार साबित हुआ। आइए नजर डालते हैं उनके प्रारंभिक जीवन पर। भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जो अपने काम के लिए जाना गया। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू शहर में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और वे भारतीय सेना में एक सूबेदार मेजर थे। अंबेडकर का परिवार मराठा जाति से था, लेकिन उनके परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर बहुत निम्न था। वे दलित वर्ग से आते थे, जो भारतीय समाज में गहरे छुआछूत और भेदभाव का सामना कर रहा था।
अंबेडकर के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पिता को अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। भीमराव के परिवार में उनकी मां नाम्बा बाई और 7 भाई बहन थे। अंबेडकर के जीवन में उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान था, जो उन्हें शिक्षा की अहमियत से परिचित कराते थे। हालांकि उस समय का समाज बहुत कट्टर था और दलितों के लिए शिक्षा प्राप्त करना बेहद कठिन था। फिर भी उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि उनका बेटा पढ़े लिखे और समाज में एक मजबूत स्थान बनाए। भीमराव अंबेडकर की शिक्षा का सफर बेहद कठिन था, क्योंकि वे उस समय के समाज में एक दलित थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महू के सरकारी स्कूल में प्राप्त की। 1900 के आसपास अंबेडकर को एक सरकारी स्कूल में दाखिला मिला, लेकिन क्योंकि वे एक दलित थे तो उन्हें जातिवाद और भेदभाव का सामना करना पड़ा। हालांकि अंबेडकर ने इस भेदभाव को झेला और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। 1997 में अंबेडकर को मुंबई के एल्फिस्टन स्कूल में दाखिला मिला। यहाँ पर भी उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और लगन ने उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलाई। 1912 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद अंबेडकर ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। अंबेडकर का शिक्षा की ओर लगाव उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश ले गया। 1913 में वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए। यहाँ उन्होंने राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में गहरी पढ़ाई की। उन्होंने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1923 में कानून की डिग्री प्राप्त की। अंबेडकर का विदेशी शिक्षा अनुभव उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कोलंबिया विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने भारतीय समाज और भारतीय जातिवाद पर गहरे शोध किए। इस दौरान उन्होंने भारतीय समाज के भीतर व्याप्त असमानताओं और भेदभाव को देखा और समझा। यहीं पर उन्होंने भारतीय समाज में दलितों के लिए न्याय की आवश्यकता महसूस की और इसके खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया। इसके बाद अंबेडकर ने इंग्लैंड के लंदन विश्वविद्यालय के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने डॉक्टर अलेक्जेंडर डगलस और डॉक्टर हेनरी मिड्स के तहत पढ़ाई की और 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने कानून और राजनीति में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन विषय पर शोध किया। उनकी ये डॉक्टरेट थीसिस भारतीय वित्तीय प्रणाली और रुपया से संबंधित थी। यहाँ अंबेडकर का मानसिक विकास बहुत हुआ और उन्होंने भारतीय समाज में सुधार की दिशा में अपने कदम और मजबूत किए। लंदन में रहते हुए उन्होंने अपनी जाति और वर्ग से संबंधित सवालों पर विचार किया और यही वे क्षण थे जब अंबेडकर ने भारतीय समाज के लिए अपने संघर्ष की नींव रखी। ब्यूरो रिपोर्ट। संघर्ष की आग से तपकर अपनी निखरने वाले अंबेडकर ने दलित समाज को जागृत किया। बाबा साहब के नारे शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो ने तो जैसे दलित समाज के लोगों में जान ही फूंक दी। अंबेडकर की प्रासंगिकता इस बात से ही साबित हो जाती है कि आज उनके गुजरे हुए इतने वर्षों के बाद भी उनके विचार समाज को आंदोलित कर रहे हैं
और आज जिस अंबेडकर को हम याद कर रहे हैं वो अंबेडकर महज संविधान का निर्माता ही नहीं, एक ऐसा नेता रहा है जो अपने विरोधियों का भी प्यारा रहा है। और शायद यही वजह है कि आज हर राजनीतिक दल अंबेडकर के सहारे अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। लेकिन तब की यदि बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंधों पर नज़र डालना एक दिलचस्प पन्ने को पलटने जैसा है। आज़ादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में विधि एवं न्याय मंत्री नियुक्त किया गया। लेकिन 1951 में कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के बारे में प्रधानमंत्री नेहरू की नीति से मतभेद व्यक्त करते हुए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 4 साल 1 महीना और 24 दिन नेहरू मंत्रिमंडल में काम करने के बाद 27 सितंबर 1951 को पंडित नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इस बिल का उद्देश्य महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार, विवाह और तलाक संबंधी कानूनों में सुधार लाना था। अंबेडकर समाज में महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे। इस बिल को एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने माना था। उन्होंने इस बिल को एक सामाजिक क्रांति के रूप में देखा था। इस्तीफे के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा कि अब 4 साल 1 महीना और 26 दिन हो गए हैं जब से मुझे प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री का पद स्वीकार करने के लिए बुलाया था। ये प्रस्ताव मेरे लिए बेहद ही आश्चर्यजनक था। मैं विपरीत खेमे में था और अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के समय ही मुझे अयोग्य करार दिया जा चुका था। मुझे नहीं पता था कि मैं उन लोगों के साथ कैसे पेश आ सकता हूं जो कभी मेरे मित्र भी नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय राजनीति के 2 महान नेता थे जिनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय समाज के पुनर्निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण था। हालांकि दोनों के दृष्टिकोण और दृष्टि में कई भिन्नताएं थीं, फिर भी उनके बीच का संबंध भारतीय राजनीति के इतिहास में एक दिलचस्प और जटिल विषय है। नेहरू और अंबेडकर की पहली मुलाकात 1920 के दशक के अंत में हुई। उस समय अंबेडकर महाड़ सत्याग्रह में भाग ले रहे थे, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक जलाशयों में दलितों के प्रवेश का अधिकार प्राप्त करना था। इस संघर्ष में अंबेडकर का नेतृत्व महत्वपूर्ण था। वहीं नेहरू उस समय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय समाज में सुधार की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि दोनों के बीच विचारों में भिन्नताएं थीं, फिर भी दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया। नेहरू ने अंबेडकर के संघर्ष को उचित ठहराया, जबकि अंबेडकर ने नेहरू की राजनीति की सराहना की। हालांकि इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच विचारधाराओं का अंतर बढ़ता गया, जो बाद में उनके मतभेदों का कारण बना। डॉक्टर अंबेडकर मंत्रिमंडल में कानून मंत्री से भिन्न किसी बड़ी भूमिका की चाहत रखते थे। उन्हें इस बात की भी शिकायत थी कि मंत्रिमंडल की किसी महत्वपूर्ण कमेटी में उन्हें जगह नहीं दी गई। वे विदेश नीति के सवाल पर भी नेहरू से असहमत थे। अंबेडकर का कहना था कि आज़ादी के 4 वर्षों बाद भारत का कोई मित्र देश नहीं है। यूएनओ में उनके पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है। कश्मीर के सवाल पर भी उनकी नेहरू से शिकायतें थीं। असलियत में सरकार में रहते हुए भी वे प्रधानमंत्री नेहरू से दूर थे। नेहरू की पसंद से वे कैबिनेट में जगह नहीं पाए थे। मंत्री बनने के बाद भी नेहरू और कांग्रेस से उनकी वैचारिक दूरियां थीं। संविधान निर्माण में उनके योगदान को नेहरू स्वीकार करते थे, लेकिन वे नेहरू के नजदीकी और भरोसेमंद साथी नहीं थे। इसीलिए संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बाद उनकी भूमिका कानून मंत्रालय तक सीमित हो गई थी। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की पैरोकारी डॉक्टर अंबेडकर की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। कांग्रेस से अलग रहते हुए अंग्रेजी शासन में वे इसके लिए प्रयासरत रहे। सरकार में शामिल होने के बाद भी अंबेडकर की मुख्य चिंता इसी वर्ग के लिए थी। अंबेडकर की नेहरू से शिकायत थी कि आज़ादी के बाद भी अनुसूचित वर्ग की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति सरकार उदासीन है।
संसद में बोलते हुए अंबेडकर ने नेहरू को ये कहते हुए घेरा, आखिर अनुसूचित जातियों को राहत क्यों नहीं दी जाती? मुसलमानों की सुरक्षा के बारे में सरकार जो चिंता दिखाती है, उसकी अनुसूचित जातियों से तुलना करें। प्रधानमंत्री का सारा ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ उन्हें ही सुरक्षा दी जानी चाहिए? अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ईसाइयों की फिक्र क्यों नहीं की जाती? बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को 2 लोकसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। दोनों बार उन्हें कांग्रेस प्रत्याशियों ने ही हराया था। खास बात यह है कि इन दोनों चुनाव में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आम्बेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। दरअसल कांग्रेस और आम्बेडकर में शुरुआत से ही वैचारिक मतभेद थे, जो समय समय पर सामने आते रहते थे। कांग्रेस और आम्बेडकर के बीच पहला टकराव 1930 में गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था। दरअसल बाबा साहेब दलितों के लिए अलग निर्वाचिका यानी निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि दलितों को राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए अलग प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, जबकि गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी का तर्क था कि इससे हिंदू समाज विभाजित होगा। सितंबर 1932 में गांधी जी ने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद पूना समझौता हुआ, जिसमें अलग निर्वाचिका की जगह आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। We think that if you have a common electorate, we would be submerged, and the nominees of the scheduled caste who would be elected, who would be really slaves of the Hindus, not independent people. Now, I told Mr. Ramsay MacDonald that this is a sort of a thing that he might do. Give us a separate electorate. Give us a separate electorate, and also give us a second vote in the general election, so that Gandhi cannot say that we are separated in point of election. First of all, my contention was this, that for 5 years we lived separately from the Hindus, with no kind of intercourse or intercommunication, you see, of a social or a spiritual sort. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू सरकार में आंतरिक मंत्री थे। हालांकि 1951 में 27 सितंबर को उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका कारण वैचारिक मतभेद था, जो हिंदू कोड बिल पर उपजा था। दरअसल अंबेडकर हिंदू कोड बिल के समर्थक थे, जिसमें महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक का समान अधिकार दिया जाना था। ये बिल संसद में पास नहीं हो सका। इससे अंबेडकर बेहद निराश हुए। इसके अलावा उन्होंने ये महसूस किया कि कांग्रेस दलितों के अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं थी। इसके बाद वो अनुसूचित जातियों को संगठित करने में जुट गए और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नामक संगठन बनाया। कांग्रेस की आंतरिक सरकार से इस्तीफा देने के 1 साल बाद ही चुनाव हुए। इसमें बाबा साहेब उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतरे। इस चुनाव में काजरोलकर को जीत मिली, जो कांग्रेस उम्मीदवार थे। इसके अलावा वो 1954 में बम्बई की भंडारा सीट से उपचुनाव में खड़े हुए। यहाँ भी वो कांग्रेस उम्मीदवार से हारे। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। दोनों ही चुनावों में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया था। उधर कैबिनेट में रहते हुए अंबेडकर और नेहरू के बीच का तनाव बढ़ता गया, खासकर सामाजिक सुधारों और कानूनी बदलावों को लेकर। अंबेडकर ने महसूस किया कि उनका काम और उनकी नीतियों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा था। इससे उनका विश्वास कमजोर हो गया और वे कैबिनेट के भीतर अपने एजेंडे को प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं, ऐसा उन्हें अब नहीं लग रहा था। स्वयं दलित होने का अभिशाप झेल चुके अंबेडकर का दृष्टिकोण राजनीति और सामाजिक सुधारों के प्रति बेहद कट्टर रहा। अंबेडकर मानते थे कि हिंदू धर्म और हिंदू समाज में सुधार की तत्काल आवश्यकता है, खासकर दलितों और महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में, जबकि नेहरू की नीति अधिक उदारवादी और प्रगतिशील थी। वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को लेकर ज़्यादा सतर्क थे। हालांकि नेहरू को हिंदू कोड बिल का समर्थन था, लेकिन उनके अपने वरिष्ठतम सहयोगी सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और के
मुंशी आदि इस बिल के पक्ष में नहीं थे, इसलिए नेहरू इसे संसद में तत्काल पास कराने के पक्ष में नहीं थे। वैसे भी यह एक संवेदनशील सामाजिक और धार्मिक मुद्दा था और उन्हें हिंदू समाज में विद्यमान परंपराओं और प्रथाओं के खिलाफ सीधी चुनौती का डर भी था। उधर डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि उन्हें कैबिनेट में जगह तो दी गई थी, लेकिन वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई, जबकि उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि अर्थशास्त्र की थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें कैबिनेट की मुख्य समितियों का सदस्य भी नहीं बनाया गया। वे सरकार से असंतुष्ट थे क्योंकि नेहरू सरकार पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है, ऐसा आम्बेडकर का मानना था। आम्बेडकर इसके अलावा पंडित नेहरू की विदेश नीति से भी असंतुष्ट रहे। इसमें कश्मीर मुद्दा और पूर्वी पाकिस्तान का मुद्दा भी शामिल रहा। बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान का जब उन्हें शिल्पकार माना गया तो इसके पहले एक पृष्ठभूमि समझना ज़रूरी है कि आखिर ये गुण उनके अंदर कहाँ से आया, क्यों वो हमारे भारतीय संविधान के शिल्पकार माने गए। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बाद भी आम्बेडकर ने संविधान तैयार करने में काफ़ी श्रम किया। संविधान सभा में लगभग 100 दिनों तक खड़े होकर उन्होंने धैर्यपूर्वक हर खंड को समझाया और कारण बताए या सुझाए गए हर संशोधनों को अस्वीकार किया। भारत का संविधान लिखे जाते वक्त 25 नवंबर 1949 को अंतिम पाठ पूरा होने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश के भविष्य के बारे में एक खास बात कही। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान किया। अपने भाषण में डॉक्टर आम्बेडकर शायद नए गणतांत्रिक राज्य और पुरानी सभ्यता के बीच के अंतर विरोधों के बारे में इशारा कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। उन्होंने न केवल संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान के मसौदे को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में मसौदा संविधान प्रस्तुत किया और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। 26 जनवरी 1949 को संविधान स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके बाद ही भारत गणतंत्र कहलाया। डॉक्टर अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों और न्याय के सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में विशेष प्रावधान शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। 2 सितंबर 1953 की बात है। राज्यसभा में बहस चल रही थी। संविधान संशोधन को लेकर बाबा साहब राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने के मुद्दे पर अड़े थे। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा पर भी वह अडिग थे। इस बहस के दौरान बाबा साहब ने कहा था, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि संविधान मैंने बनाया है। मैं बताना चाहता हूं कि इसको जलाने वाला पहला इंसान भी मैं ही होऊंगा। यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है। कई लोग इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर यह भी याद रखना होगा कि एक ओर बहुसंख्यक हैं और दूसरी ओर अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक यह नहीं कह सकते हैं कि हम अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दें। ऐसा करने से लोकतंत्र को ही नुकसान होगा। उनका मानना था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब तक इसे ढंग से लागू नहीं किया जाएगा तो ये उपयोगी साबित नहीं होगा। वह मानते थे कि देश में 5% से भी कम आबादी वाला संभ्रांत तबका देश के लोकतंत्र को अगवा कर लेगा और बाकी 95% लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अपने भाषण में अंबेडकर ने चेतावनी दी है कि संविधान का क्रियान्वयन उस दस्तावेज पर निर्भर नहीं करता, अंततः इसका प्रभाव उन लोगों पर निर्भर करता है जिन्हें इसे लागू करने का काम सौंपा गया है। I shall not enter into the merits of the Constitution because I feel, however good a Constitution may be,
it is sure to turn out bad, because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work upon it happen to be a good lot. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण में योगदान अतुलनीय है। उन्होंने न केवल संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया। अंबेडकर ने राष्ट्रहित में चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा था, यह मानकर न चलें कि भारत जैसा विविधतापूर्ण देश स्वतः ही एक राष्ट्र बन जाएगा। मेरा मानना है कि हम एक राष्ट्र हैं, ऐसा मानकर हम एक बहुत बड़ा भ्रम पाल रहे हैं। हजारों जातियों में बटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम यह समझ लें कि हम अभी भी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक राष्ट्र नहीं। अंबेडकर की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें समाज में समानता और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। आज अब जबकि एक बार फिर से 26 जनवरी आने वाली है और हम फिर से इसका पूरा आनंद उठाने वाले हैं, इसका उत्सव मनाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि अंबेडकर की ये बातें भी हमारे जहन में उभर कर आती हैं। आरएसएस भी काफ़ी लंबे अरसे से समाज के दलित और वंचित वर्गों को अपने साथ लाने की मंशा से अंबेडकर को अपने हीरो की तरह पेश करती आई है। लेकिन सच तो ये है कि अंबेडकर को आरएसएस से जोड़ना उनकी महान विरासत के लिए सही नहीं लगता। अंबेडकर द्वारा किए गए कामों और उनके द्वारा लिखी गई किताबों पर सिर्फ एक नज़र अगर डाला जाए तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि अंबेडकर आरएसएस की विचारधारा के कट्टर विरोधी रहे हैं। अंबेडकर ने आरएसएस के विचारों और उद्देश्यों की खुलकर आलोचना की है। उनका मुख्य आरोप था कि ये संगठन हिंदू धर्म के जातिवादी ढांचे को बढ़ावा देता है और हिंदू समाज में सुधार के बजाय उसमें असमानता और भेदभाव को मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की सोच वालों को भारतीय समाज में वास्तविक सुधार और समानता के लिए खतरे के रूप में देखा था। जहां एक ओर आरएसएस और उनकी विचारधारा से जुड़े संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वहीं बाबा साहेब आम्बेडकर 1940 में लिखी गई अपनी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में लिखते हैं, यदि हिंदू राज एक हकीकत बन गया तो निसंदेह यह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कहते हैं, हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। इस लिहाज से यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। आज आरएसएस या बीजेपी चाहे खुद को जितना भी दलित और पिछड़ा समर्थक दिखाने का प्रयास करें, उन्हें हमेशा से तथाकथित सवर्ण जातियों के संगठन के तौर पर जाना गया है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में संपादकीय में लिखा था, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण हैं और वे स्वयं स्फूर्त आज्ञाकारिता और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों के लिए यह सब निरर्थक है। यहाँ आरएसएस साफ तौर पर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता यानी अंबेडकर के विरोध में और मनुस्मृति के समर्थन में खड़ी दिख रही है। जब अंबेडकर भारतीय संविधान को अंतिम रूप दे रहे थे और हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार की वकालत कर रहे थे, तो संघ और उसकी अंग्रेजी मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने अंबेडकर और उनके काम की कड़ी आलोचना की थी। संघ ने अंबेडकर द्वारा लाए गए उस हिंदू कोड बिल का भी विरोध किया था, जिसमें हिंदू महिलाओं को अपनी जाति के बाहर शादी करने, अपने पति को तलाक देने और संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार की मांग की गई थी। इसका विरोध करने में कांग्रेस का दक्षिणपंथी घड़ा भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय रामराज्य परिषद, हिंदू महासभा और आरएसएस था। यह बिल महिलाओं को तलाक लेने, संपत्ति में हिस्सा पाने और अंतर जातीय विवाह जैसे अधिकार देता था। साथ ही हिंदू पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने से यह वंचित करता था। 1925 में अपने गठन के बाद से आरएसएस ने हमेशा हिंदू एकता की बात की है, लेकिन सामान्य तौर पर ऊंची जातियों और विशेष रूप से ब्राह्मणों के प्रभुत्व के कारण इसके नेतृत्व की आलोचना की गई। दो घटनाओं को आरएसएस के हिंदुओं को एकजुट करने के प्रयास के लिए झटके के रूप में देखा गया।
अंबेडकर के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर दलितों का धर्मांतरण। 1956 में विजयादशमी के मौके पर जब एक तरफ आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक नागपुर के रेशमबाग में स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे, उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में अंबेडकर लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना रहे थे। दूसरी बड़ी घटना थी 1981 की मीनाक्षीपुरम घटना। तब तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कथित निचली जाति के सैकड़ों हिंदुओं ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। इस वक्त तक आरएसएस ने अंबेडकर और दलितों को जोड़ने का प्रयास शुरू नहीं किया था। घटना के बाद घबराए हुए आरएसएस ने देश भर में हिंदू समागम का आयोजन करना शुरू कर दिया। 1982 में बेंगलुरु में आयोजित ऐसे ही कार्यक्रम में संघ के स्वयंसेवकों ने घोषणा की थी, हिंदवः सहोदरा सर्वे, सभी हिंदू भाई हैं। डॉक्टर अंबेडकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ रिश्ते और भी खराब थे। कांग्रेस और नेहरू मंत्रिमंडल से अलग होना जिस तरह डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस के नकारात्मक रिश्तों का प्रमाण है, उसी तरह से उनका हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाना और खुलकर अपने भाषणों और पुस्तकों में हिंदू धर्म की आलोचना करना उनके आरएसएस और बीजेपी जैसी बीजेपी की जो मूल संस्था जनसंघ है उसके साथ कड़वे रिश्तों का भी प्रमाण माना जा सकता है। कांग्रेस के प्रति उनकी नाराजगी थी और हिंदूवादी आरएसएस और जनसंघ के प्रति उनका घोर नकारात्मक रिश्ता था, उन्हें नफरत थी। अंबेडकर के लिए आरएसएस और इसके विचारों के बावजूद समाज में जातिवाद और भेदभाव का अंत तभी संभव था जब हिंदू धर्म को बुनियादी रूप से बदल दिया जाए, जो कि आरएसएस की दृष्टि नहीं थी। As a politician, he was never a Mahatma. I refuse to call him Mahatma. I've never in my life called him Mahatma. He doesn't deserve that name. Not even from the point of view of his morality. अंबेडकर 1929 में पहली बार गांधी से मिले थे। फिर गांधी दूसरे दौर के गोलमेज सम्मेलन में आए। उस दौरान अंबेडकर और गांधी ने दूसरी मुलाकात की। इस दौरान पूना समझौता विवाद ने गांधी अंबेडकर के बीच में सबसे बड़ी दरार पैदा की। 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना संधि को लेकर विवाद हुआ। अंग्रेजों ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा कर दी। इस फैसले के बाद दलितों सहित 11 समुदाय के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र मिलना था। इसमें दलित वर्ग को 2 वोट देने का अधिकार था। अंबेडकर ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का समर्थन किया, जबकि गांधी जी ने इसे दलितों के बीच आपसी विभाजन मानते हुए इसका विरोध किया। गांधी ने अनशन किया, जिसके बाद समझौता हुआ। 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने इस समझौते को मानने से साफ इनकार कर दिया। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में अंबेडकर ने अपनी बात रखी। पेश है उस इंटरव्यू के अंश। British government had in the original award which MacDonald had given, you see, had accepted my suggestion. I said, look here, the Hindus want, you see, that there should be a common electorate so that there may be no separatist feeling between the scheduled caste and the Hindus. We think that if you have a common electorate, we would be submerged, you see, and the nominees of the scheduled caste who would be elected, who would be really slaves of the Hindus, not independent people. Now, I told Mr. Ramsay MacDonald that this is a sort of a thing, you see, that he might do. Give us a separate electorate, you see, give us a separate electorate, and also give us a second vote in the general election. You see? So that Gandhi cannot say that we are separated in point of election. First of all, my contention was this, that for 5 years, you see, we lived separately from the Hindus with no kind of intercourse or intercommunication, you see, of a social or a spiritual sort. You see? What can one day's cycle of participation, you see, in a common electorate do to remove this hardened crust, you see, of separatism which has grown for centuries? It's a foolish thing to think that if 2 people vote together, you see, in a common polling booth, you see, that their hearts are going to change. It's nothing of the kind. Mr. Gandhi has got this madness in him. Well, let this be satisfied.
पूना समझौता करते समय गांधी जी ने अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य में स्वयं को समर्पित करने का वचन दिया। पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने के मात्र 5 दिन बाद 30 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना, जिसका बाद में नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा कि लीग अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय भोजन के लिए अभियान चला सकती है ताकि जातियों को कमजोर किया जा सके, लेकिन लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। सभी दलित सदस्यों ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर के लिए हरिजन सेवक संघ की पूरी योजना बेकार से भी बदतर थी। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की कड़ी निंदा की, साथ में गांधी जी की भी उन्होंने आलोचना की। Yes, he was absolutely an orthodox Hindu. You see, he was never a reformer. You see, and he has no dynamics in him. You see, all this talk about untouchability was just for the purpose of making the untouchables drawn into the Congress. That was one thing. You see, and secondly, you see, he wanted that the untouchables should not oppose his movement. You see, of Swaraj. You see, I don't think beyond that he had any real motive of uplift. गांधी और अंबेडकर के बीच हुई बहसों और आपसी नोकझोंक का भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। उनके अलग अलग दृष्टिकोणों ने नीतियों और रूपरेखाओं के विकास में योगदान दिया, जो आज तक देश की सियासत को प्रभावित करना जारी रखे हुए हैं। विडंबना है कि बाबा साहब की याद उन पर हो रही सियासत से ताज़ा हो रही है। खैर, राजनीति की यही त्रासदी है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन हुआ। बाबा साहेब के संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और संविधान के निर्माण में उनका योगदान प्रेरणा स्रोत हमेशा रहा है। हम जब 26 जनवरी मनाते हैं, जब हम अपने आप को एक गणतंत्र का वासी बताते हैं, जब हम अपने संविधान पर गर्व करते हैं, जब हम अपनी आज़ादी पर गर्व करते हैं और अपने अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर सजग होते हैं, तब हमारे सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आ जाते हैं। आज जब हम संविधान पर उंगलियां उठा रहे हैं तो हमें अम्बेडकर की विरासत के सम्मान की भी बात को ध्यान में रखना होगा। देश की अस्मिता का भी ख्याल रखना होगा। बाबा साहब ने कहा था, भारत में अल्पसंख्यकों ने बहुमत का शासन वफादारी से स्वीकार किया है। अब ये बहुसंख्यकों पर निर्भर करता है कि वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव न करके अपना कर्तव्य निभाएं। अम्बेडकर का जीवन उनके संघर्षों का प्रतीक है और भारतीय समाज में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। आज अम्बेडकर के विचारों पर बहस की भले ज़रूरत हो, लेकिन विवाद और सियासत की तो ज़रूरत कतई नहीं। तो एक बार फिर से बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए, अपने गणतंत्र पर गर्व करते हुए और अपने महान नेताओं के योगदान को देखकर उससे अभिभूत होते हुए आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।